दीपावली के इस शुभ अवसर पर बिहार में सियासी हलचल बहुत तेज है। मतलब वहाँ पे सियासी पटाखे जो फूट रहे हैं, उफ, आप देखेंगे तो आप ये कहेंगे इसे कहते हैं आतिशबाजी। और वही आतिशबाजी इस वक्त बिहार में हो रही है। और इसीलिए स्टूडियो में आज जरा बिहार चुनाव में जो आतिशबाजियां हो रही हैं और जो चुनावी पटाखे फूट रहे हैं उसकी चर्चा हो जाए। एक चुनाव को मोटे तौर पर 4 राउंड में आप देखिए, 4 राउंड में कोई भी चुनाव आपको देखना है। पहला, तारीखों का ऐलान। दूसरा फेज, सीट वाला बंटवारा। फिर तीसरा फेज आता है जब कैंडिडेट्स का चयन हो जाता है ना, दूसरा वाला जो मतलब उसमें कैंडिडेट का ऐलान होता है। पहले सीट बंटवारा होता है, फिर कैंडिडेट का ऐलान होता है और फिर उसके बाद नामांकन होता है। फिर एक तीसरा फेज आता है जिसमें प्रचार होता है और मतदान होता है। और फिर आता है चौथा फेज, जब बहुतेरे ऐसे होते हैं जो आह भरते रह जाते हैं और बहुतेरे ऐसे होते हैं जो वाह करते रह जाते हैं, यानी मतगणना। बिहार के विधानसभा चुनाव में आज की तारीख में 2 चरण पूरे हो चुके हैं। नामांकन की तारीखें खत्म हो चुकी है। पहले चरण में नाम वापसी की औपचारिकता खत्म हो गई, यानी पहले चरण के 121 सीटों पर अब यह तय हो चुका है कि किस पार्टी से कौन सा प्रत्याशी लड़ेगा। अब वो प्रत्याशी अगले 15 दिनों तक जनता के बीच जाएगा, साष्टांग हो जाएगा कि आप एक बार बस मुझे चुन लो, फिर मैं आपकी समस्याओं का निदान कर लूंगा। पूरी ताकत झोंक दी जाएगी उस प्रत्याशी की तरफ से, उस पार्टी की तरफ से। लेकिन बिहार में 2 ध्रुवीय चुनाव में एक खेमा तो चरण जो है आगे बढ़ रहा है, एक खेमा। लेकिन दूसरा खेमा नामांकन खत्म होने के बाद भी असमंजस में डूबा हुआ दिखाई पड़ रहा है। हमको नहीं पता, हो सकता है ये स्ट्रैटेजी हो कि हम दिखेंगे किसी और तरीके से, ग्राउंड पर कुछ और होगा और फिर मतगणना के दिन कुछ और निकल कर आएगा। हम ये नहीं बता सकते कि क्या है, लेकिन जो दिख रहा है वो कुछ ऐसा दिख रहा है। देश के चुनावी इतिहास में शायद पहला मौका होगा जब नामांकन का वक्त खत्म होने के बाद भी ये साफ नहीं है कि जिस गठबंधन को महागठबंधन कहा जा रहा है उसमें कौन सी पार्टी कितनी सीटों पर चुनाव लड़ रही है। इतना तो जानना हमारा हक है ना। अच्छा छोड़िए भाई, मीडिया का हक नहीं है। जो जनता है वोट डालेगी 121 सीटों पर, उसका तो हक है ना। हालात यह है कि दूसरे फेज का नामांकन खत्म होने से कुछ घंटे पहले बिहार की सबसे बड़ी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल 143 सीटों पर प्रत्याशियों का ऐलान करती है, यानी 243 सीटों में से 143 सीटों पर आरजेडी लड़ रही है। अब बची 100 सीटें, उसमें से कांग्रेस ने 61 सीटों पर प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया है। हालांकि लालगंज से कांग्रेस प्रत्याशी ने नाम वापस ले जरूर लिया है, तो फिर इस लिहाज से कांग्रेस के बच गए 60, यानी महागठबंधन में आरजेडी और कांग्रेस के उम्मीदवार टोटल हो गए 203। इसके बाद सीपीआई माले 20 सीटों पर, सीपीआई अलग से 9 सीटों पर, सीपीएम 4 पर, वीआईपी 15 और आईआईपी जो है वो 3 सीटों पर उम्मीदवार मैदान में उतार चुके हैं। और इन सबको जोड़ दिया जाए तो सीटों का गणित बैठता है 254। राइट, बिल्कुल सही सुन रहे हैं, 254। और बिहार में कुल सीटें बिल्कुल आपको वहां ऊपर ही ऊपर दिखाई दे रही है, 243। महागठबंधन ने 11 सीटों पर आमने सामने उम्मीदवार खड़े कर दिए हैं। और इन 11 सीटों में पहले चरण में कौन कौन सी सीटें? वैशाली है, बछवाड़ा है, राजापाकर है और बिहार शरीफ है। ये वो सीटें जहां महागठबंधन के दल आमने सामने इस वक्त लड़ रहे हैं, यानी नामांकन वापसी के बाद वैशाली में कांग्रेस और आरजेडी, बछवाड़ा में कांग्रेस और सीपीआई, राजापाकर में कांग्रेस और सीपीआई, बिहार शरीफ में कांग्रेस और सीपीआई आपस में लड़ रहे हैं। और ये हालात बने क्यों हैं? क्योंकि जहां 6 अक्टूबर को चुनावों की घोषणा के 7 दिन बाद 12 अक्टूबर को एनडीए ने सीट बंटवारे का ऐलान कर दिया था, महागठबंधन आज की तारीख यानी 21 अक्टूबर को भी कौन सी पार्टी कितने सीट पर लड़ेगी ऐलान नहीं किया है।
अब यह भी एक स्ट्रैटेजी हो सकती है भैया, हमको नहीं मालूम यह सब क्यों हो रहा है। क्या महागठबंधन के दो बड़े नेता राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की यह जिम्मेदारी नहीं थी कि वो सबको एक साथ जोड़कर आगे बढ़ते? उनके पास तो सिर्फ चुनाव लड़ने का ही काम है ना, चुनाव लड़ाने का। फिर भी बंटवारा नहीं हुआ, जबकि एनडीए और खासकर बीजेपी इस चुनाव को लेकर एक्टिव मोड में कैसे दिख रही है, मैं उसका उदाहरण बता देती हूँ, फिर आप समझ जाएंगे। चरण के नामांकन का आखिरी दिन, उससे पहले ही 16 अक्टूबर से 18 अक्टूबर तक गृह मंत्री अमित शाह पटना में एक्टिव। नतीजा क्या हुआ? करीब 10 बागियों से बीजेपी नामांकन वापस करवाने में सफल हो जाती है। भागलपुर में पूर्व केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे के बेटे शाश्वत चौबे ढोल बाजे के साथ निर्दलीय नामांकन करने 17 अक्टूबर को पहुंच जाते हैं, लेकिन नामांकन केंद्र के बाहर उन्हें कॉल आता है और वो बिना नामांकन करे ही वापस लौट जाते हैं। दानापुर में बीजेपी के बागी प्रशांत किशोर की जन स्वराज पार्टी टिकट देती है, नामांकन से पहले वो गायब हो जाते हैं। थोड़ी देर बाद उनकी तस्वीर अमित शाह के साथ सामने आती है। मतलब एक्टिवनेस का आपको मैं यहां पर मुजाहिरा दे रही हूं। ब्रह्मपुर में चिराग के उम्मीदवार के खिलाफ बीजेपी के बागी डॉक्टर सत्यप्रकाश तिवारी जनसुराज की टिकट पाते हैं। तिवारी जी 20 अक्टूबर को नामांकन वापस लेकर एनडीए के समर्थक बन जाते हैं। बेगूसराय के तेगड़ा में बीजेपी के पूर्व विधायक लल्लन कुंवर बागी होकर नामांकन कराते हैं, फिर 20 अक्टूबर को केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह के साथ जाकर वापस नाम भी ले आते हैं। बक्सर, गोपालगंज, पटना साहिब, बहुत सी ऐसी सीटें जहां बीजेपी ने बागियों को वक्त पर नामांकन वापस लेने के लिए मजबूर किया कि मजबूत किया, ये बीजेपी की स्ट्रैटेजी वो जाने। लेकिन जो हुआ है धरा पर, मैं आपको वो बता रही हूं। यानी एनडीए एक एक सीट पर अपनी तैयारी और रणनीति को परख रहा है, जहां गड़बड़ी हो रही है एंड टाइम पर उसे ठीक कर रहा है। दूसरी तरफ तेजस्वी यादव अभी तक प्रचार के लिए बिहार में निकले नहीं हैं, खबरें आ रही है। राहुल गांधी ने तो बिहार से दूरी ही बना ली वो 1300 किलोमीटर के बाद, और इसीलिए आज गूंज में बड़ा सवाल यह है कि क्या महागठबंधन एकजुट एनडीए को लड़ाई से पहले ही वॉकओवर तो नहीं दे रहा है? राहुल गांधी ने बिहार से दूरी क्यों बना ली है? क्या तेजस्वी यादव के लिए लालू यादव का एक्टिव ना होना नुकसान पहुंचा रहा है? इन्हीं 3 सवालों के इर्द गिर्द आज की गूंज शुरू कर रही हूं। गूंज